नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। आज इसमें अतश्री नवल नारायण कथा और अतश्री नवल नारायण कथा का आज 21वां अंक। हम 21वें अध्याय में पहुंच चुके हैं नवल नारायण के। अब तक आप लोग नवल नारायण से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं, नवल नारायण के कारनामों से वाकिफ हो चुके हैं और पिछले अंक में आपको याद है कहाँ हमने कहानी छोड़ी थी। हमने वहां पर कहानी को छोड़ा है जहां नवल नारायण अपने प्रिय मित्र मित्तल प्रसाद की पत्नी के साथ मिलके मित्तल प्रसाद के दूसरे पुत्र की हत्या कर देते हैं, उसके मुंह में खैनी डाल देते हैं और उसका तकिए से उसका मुंह बंद कर देते हैं। मुंह नाक हाथ और तकिए से मिला के ही पूरी तरह बंद कर देते हैं और उस बच्चे की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। और उसी के बाद उस दिन की कहानी खत्म हो गई थी, उस दिन का अध्याय खत्म हो गया था। अब जब हम लौट के आते हैं लघु शंका और दीर्घ शंका करके, क्योंकि उस दिन 20वां अध्याय था, वक्ता को नियमानुसार जाना पड़ता है 5-5 अध्याय के बाद। नवल नारायण की कहानी ऐसी ही है, ये भी आपको याद ही होगा कि वक्ता को हर 5वें अध्याय के बाद दीर्घ शंका जाना है और हर अध्याय के अंत में लघु शंका जाना पड़ता है वक्ता को, और जो श्रोता है उनको लानते भेजनी पड़ती हैं। तो जब हम लौट के आते हैं तो जनार्दन चाचा और संजय भैया, जो हमारे सम्मुख बैठे हमारे दो श्रोता हैं जिन्हें मैं ये कहानी सुना रहा हूं, जो हमारे पास हमारे घर में आए हैं और नवल नारायण की चर्चा चल पड़ी है, तो हम उन्हें नवल नारायण की कहानी सुनाने लगे हैं। और नवल नारायण की जब हम उनको कहानी सुनाने लगे हैं तो वही कहानी आप सुन रहे हैं। तो संजय भैया पूछते हैं, ये बात तो समझ में आता है कि नवल नारायण ने उस बच्चे की हत्या क्यों की, क्योंकि उनके से मुंह मिलने लगा था। बच्चा को लोग मित्तल प्रसाद, जिसका स्वभाव बड़ा शीतल है, उसका भाई ये नाम देने लगा था कि ये बेटा नवल नारायण का ही है। और नवल नारायण और मित्तल प्रसाद की पत्नी के रिश्ते पर उंगलियां उठने लगी थी। तो नवल नारायण को ये डर होगा कि आगे चल के ये बच्चा जिंदा रहा और इसका नैन नक सब मुझसे मिलने लगा है तो ये बड़ा बवाल का कारण आगे बनेगा। तो मैं बोला, बिल्कुल संजय भैया, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। नवल नारायण को पता था कि वो मित्तल प्रसाद, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, जो नवल नारायण के बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी पत्नी के साथ ही क्या गुल खिला रहे थे। तो जनार्दन चाचा बोले, नवल नारायण जैसा मित्र भगवान दुनिया में किसी को ना दे। मैं बोला, ये बात भी आप सही कह रहे हैं जनार्दन चाचा। नवल नारायण जिस जिस रिश्ता में भी दुनिया में किसी के साथ भी किसी को मिला हो, तो मैं कहता हूं नवल नारायण जैसा वो रिश्ता किसी को ना दे। मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि नवल नारायण की बहनें, तो उनके रिश्तों को समझा के भी बताऊंगा कि ऐसा भाई भी दुनिया में किसी को ना दे। कैसे पुत्र है ये भी आपको बताऊंगा, प्रूव करूंगा कि ऐसा पुत्र भी किसी को ना मिले। और ये कैसे पिता हैं आगे ये भी समझाऊंगा कि ऐसा पिता भी किसी को ना मिले। जनार्दन चाचा बोले, सही है कह रहे हैं रंजन बाबू, लेकिन आज ना, जैसा कि मित्तल प्रसाद का हम कहानी सुन रहे हैं, तो ये मित्तल प्रसाद वही है ना जो नवल नारायण उस दिन सुबह रहे थे पचनामा से, लात खा के आए थे कंस जी से, उल्टे पांव लौटा दिए थे, दोंगा के बाद गए थे तो पचनामा से, और उस दिन अपने कंधा दिया था इनको रोने के लिए और उनको अपने घर ले गया था इनका दिल बहलाने के लिए। और वहां जाके इन्होंने गुल खिलाना शुरू कर दिया, उसी की पत्नी के साथ गलत रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। तो मैं बोला, नवल नारायण ऐसा ही बेशर्म कैटेगरी है। आप नवल नारायण को जितनी इज्जत देंगे, नवल नारायण आपके साथ उतना ही घात करेगा। तो नवल नारायण के इसी असली चरित्र को, कि नवल नारायण
किस कैटेगरी का आदमी रहा है और कैसे वो घात करता है, उसके घात करने के तरीके क्या है, वही बताने के लिए तो ये कहानी बतानी पड़ रही है जनार्दन चाचा। तो बोले सही में ऐसा दोस्त भगवान किसी को ना दे। हम तो यही कहेंगे रंजन बाबू, ये दोस्ती के आड़ में पीठ में जो खंजर मारता है, जो उसी की पत्नी के साथ अवैध रिश्ते बनाता है, और उसके बाद भी मित्तल प्रसाद इनको बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि मित्तल प्रसाद अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। तो पत्नी को भी मित्तल प्रसाद के तनिक भी शर्मिंदगी नहीं है कि इतना प्यार करने वाला सीधा शरीफ पति उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं, नवल नारायण के साथ गलत सलत रिश्ता बना रहे हैं। अब उसके बाद भी पूरी दुनिया की बातों पे मित्तल प्रसाद कान नहीं देते, जिनका स्वभाव ही बड़ा शीतल है, अपनी भाई की बात को भी नहीं समझते, फिर भी पत्नी को इज्जत देते हैं। लेकिन वो पत्नी भी बेवफाई करती है, और ये नवल नारायण जैसा दोस्त उनकी पत्नी के साथ गलत सलत रिश्ता बनाता है, तो दोस्ती में भी दगाबाजी करता है। तो एक शरीफ आदमी तो अपनी शराफत में मारा गया ना रंजन बाबू। मैंने बोला जनार्दन चाचा ये बात आपने बिल्कुल सही कही, मित्तल प्रसाद गलत व्यक्ति नहीं है। मित्तल प्रसाद का स्वभाव शीतल है, सरल है, सीधा है, और सरल और सीधे आदमी के साथ नवल नारायण का व्यवहार कितना गलत है आपको ये भी समझ आएगा। जैसा कि अभी आपको समझ आ गया कि मित्तल प्रसाद ने कंधा दिया था नवल नारायण को अपना रोने के लिए, अपने घर में ले गए थे ताकि इन डिप्रेशन में जाके कुछ कर करा ना ले। उसका सिला नवल नारायण ने क्या दिया मित्तल प्रसाद को, ये एक अलग ही कहानी है। फिर उस नजरिए से सोचेंगे तो जनार्दन चाचा बोले हम ही नजरिया से भी सोच रहे हैं, क्योंकि नवल नारायण का ये चरित्र भी हमको समझ आ रहा है कि नवल नारायण इस लायक आदमी नहीं है कि उनको अपने दूरा दलान पर बैठा के चाय पिलावल जाए। फिर तो मैं बोला जनार्दन चाचा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग भी नवल नारायण को अपने दूरा दलान पर बैठा के गदाईपुर गांव में चाय पिलाते थे, जब वो इस कहानी को जानेंगे पूरी तरह से नवल नारायण के चरित्र को, तो ये नवल नारायण को पहचानने तक से इनकार कर देंगे। वो कबूल नहीं करेंगे कि नवल नारायण का उनके आप दूरा दलान पर आना जाना था, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि नवल नारायण जैसे व्यक्ति, अगर मैं ये कबूल करूं कि उनको मैं जानता था और वो हमारे दूरा दलान पे आके बैठते थे, तो हमारे ऊपर भी अंगुलियां उठेंगी, क्योंकि नवल नारायण का चरित्र यही है। लेकिन मैं कह रहा हूं नवल नारायण को हर जगह मौका नहीं मिला है कि यही सब कर लें, क्योंकि ये सब करने के लिए भी दोनों तरफ सहमति चाहिए। जैसे मित्तल प्रसाद की पत्नी की सहमति हो गई, बुच्ची साहू की पत्नी की सहमति हो गई, उधर महेंद्र लाल की पत्नी की भी सहमति हो गई, तो नवल नारायण ने उधर गुल खिला लिया। लेकिन बहुत जगह ऐसे भी है गांव में जहां नवल नारायण जाते थे, बैठते थे, लेकिन वो सहमति के अभाव में उनकी गाड़ी आगे नहीं चली। हाँ, लगे जरूर रहे वो अपनी कोशिशों में अंत तक। तो संजय भैया बोले ये बात एकदम सही कह रहे हैं। हमको लगता है गदाईपुर गांव में अगर जाकर के पूछा जाए ना कि नवल नारायण को कोई जानते हो भाई, आपके दूरा दलानी पे कभी उठना बैठना रहा है नवल नारायण का, तो बहुत सारे लोग मुकर जाएंगे। और खास करके रंजन बाबू, जो आप कह रहे हैं कि जो कहानियां हमनी के सुना रहे हैं, आप इसका किताबों पब्लिश कर दीजिएगा, छापियो दीजिएगा, नवल नारायण का कथा किताब बन के आवेगा, उसके बाद तो नवल नारायण को और कोई नहीं पहचानेगा, सब कोई नवल नारायण से दूरी बनाना चाहेगा। तो मैं बोला संजय भैया आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और नवल नारायण आदमी ही ऐसा है। जिस व्यक्ति ने भी इसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, आप समझ लीजिए कि उधर नवल नारायण की नजरें खराब हुई। जो भी व्यक्ति नवल नारायण को समझ में आ गया कि ये सीधा है, शरीफ है, फिर नवल नारायण और नवल नारायण का पूरा खानदान लग जाएगा उसका पूरा खून निचोड़ने में। तो ये नवल नारायण की खासियत है, ये नवल नारायण के चरित्र की विशेषता है। तो जनार्दन चाचा कहते हैं उसके आगे क्या कहानियां बताइए रंजन बाबू, उसके आगे क्या होता है। मैं बोला जनार्दन चाचा आपको याद ही है नवल नारायण ने उस दिन मित्तल प्रसाद की पत्नी के साथ मिलकर के मित्तल प्रसाद के उस दूसरे पुत्र का उसके मुंह में खैनी डाल दिया था और उस बच्चे का गला दबा दिया था। तो संजय भैया बोले एक प्रश्न हमको अभी है, या पहले इसका जवाब दे दीजिए।
हमने कहा पूछिए संजय भैया। तो बोले ये नवल नारायण ने उस बच्चे को खैनी क्यों खिलाया? मैं बोला बहुत बेजोड़ प्रश्न पूछे हैं संजय भैया। वो इसलिए खिलाया क्योंकि नवल नारायण जहां बैठे हुए थे ना, और मित्तल प्रसाद का बेडरूम था, शयन कक्ष। क्योंकि नवल नारायण उनके गेस्ट नहीं थे ना जो गेस्ट रूम में बैठे हैं। नवल नारायण तो सीधे बेडरूम में पहुंचते थे मित्तल प्रसाद के वो अनुपस्थिति में। क्योंकि नवल नारायण तो मित्तल प्रसाद की पत्नी पर मित्तल प्रसाद से भी ज्यादा हक समझते थे। और जैसे ही मित्तल प्रसाद इधर से उधर ड्यूटी गए कि सीधे उनके यहाँ हाजिर हो जाएंगे। और जब हाजिर हो जाएंगे तो गेस्ट थोड़ा ही है जो गेस्ट रूम में बैठेंगे, सीधे उनके बिस्तर पर। क्योंकि इनको तो मौके की तलाश है और समय उतना ही रहता है। ये जो उस दिन वहीं पे बैठे हुए थे मित्तल प्रसाद के शयन कक्ष में, और मित्तल प्रसाद के पलंग पर मित्तल प्रसाद का ये पुत्र सो रहा था। और मित्तल प्रसाद का जो दूसरा पुत्र था 2 साल का, वो बाहर आंगन में एक बिस्तर पर बैठ के खेल रहा था अपने खिलौनों से। अब नवल नारायण को जल्दी थी कि अपना कार्यक्रम निपटावे, वो जो अनैतिक रिश्ता है अपना, और उसके बाद निकल ले। तो मित्तल प्रसाद की पत्नी ने कहा अभी चाय बनाते हैं, अभी बाबू को पहले जो बाहर खेल रहा है उसको थोड़ा सुला दे। आपको दिन रात कुछ समझ ही में नहीं आता है? बच्चा बड़ा ना हो रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। तब नवल नारायण इंतजार कर रहे थे मित्तल प्रसाद की पत्नी के चाय बना के वापस लौट के आने का, और मित्तल प्रसाद के उस बच्चे के सो जाने का। और उस बीच में मित्तल प्रसाद का वो दूसरा बेटा जहां नवल नारायण बैठे हुए थे उस पलंग पर खेल रहा था। तो नवल नारायण को याद आता है कि गांव में सब कहने लगा है कि ये बच्चा का चाल चलन, हाव भाव, मुंह नाक सब हमसे मिलता है। तो नवल नारायण सामने देखते हैं कि एक बड़ा सा शीशा लगा है, ड्रेसिंग टेबल वाला, जो ब्याह दोंगा में नहीं मिलता है। तो जनार्दन चाचा बोले हाँ रंजन बाबू। तो मैं बोला वही मित्तल प्रसाद के घर में वो सामने ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ था। अब ड्रेसिंग टेबल में नवल नारायण अपने आप को देखे जा रहे थे सामने शीशे में। तो नवल नारायण ने खैनी बनाना शुरू किया, थोड़ा ज्यादा बनाया, और खैनी बना करके उसको एक कागज पर रख दिया पलंग पर। और उसमें से थोड़ा खैनी उठा करके ओठ निकाल के अपना और उसके नीचे दबाए, और दबाते हुए अपने आप को आईना में देख रहे थे। तो कैसा कैसा नवल नारायण का ओठ मुंह होता है, खुद अपने आप को निहार रहे थे। संजय भैया बोले यो को आप एकदम इतना सूक्ष्म वर्णन कर रहे हैं ना रंजन बाबू कि हमारे सामने जीवंत चित्र उभर रहा है, हमको नजर आ रहा है कि कैसे कैसे वहां हो रहा होगा। तो हमने कहा संजय भैया आपने देखा है नवल नारायण को कि नवल नारायण जब खैनी खाने के लिए अपना वोट खींचता है तो कैसा बेहुदा नजर आता है उसका मुंह, और खुद कैसा बेहुदा और कैसे काइया की तरह चेहरा बनाता है। अगर आपको अब तक गौर नहीं किए हैं तो कम से कम जब आपको एकदम विजुअल सामने आने लगा है हमारे कहने से, तो आप वो दृश्य याद करिए कि नवल नारायण कैसे अपना वोट खींचता है और उसके अंदर खैनी ठूसता है। और उसकी वो मुस्कुराहट जो उस वक्त रहेगी ना, ओठ चिहारा हुआ है, मुंह फटा हुआ है, और चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कुराहट है। आप उसके उस बेहुदेपन को आप याद करिए, आपको एक बेहुदा आदमी होता कैसा है उसका पूरा चित्र सामने उभर के आ जाएगा। बेहुदेपन की पूरी परिभाषा आपको नवल नारायण के उस चेहरे में दिखेगी। तो संजय भैया बोले ये बात पर हम गौर नहीं किए थे, लेकिन अब हमको ये आज का एपिसोडवा खत्म हुआ तो हम याद करके गौर करने का कोशिश करेंगे। हम भी बहुत बार देखे हैं नवल नारायण को खैनी खाते हुए। तो जनार्दन चाचा बोले ठीक है कह रहे हैं संजय, हम हूं देखे हैं, ये बात पर हम गौर नहीं किए हैं जो बात अभी रंजन बाबू बता रहे हैं कि कैसे ओट खींच के खैनी डालते वक्त इतना गौर करने का तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इतना अथी से। तो हमने कहा जनार्दन चाचा यही एक लेखक का काम है
जो हर छोटी बड़ी चीज को बहुत गौर से गौर करता है, जिसको आम आदमी इग्नोर कर देता है। तो संजय भैया बोले, हाँ चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर कहानियां था। उसके बाद बताइए, नवल नारायण अपना ओठ खींच के खैनी डाल रहे हैं, आईना में खुद को देख रहे हैं। तो मैं बोला, खुद को देख रहे हैं और खुद के ऊपर गर्व कर रहे हैं, मैं कितना गोरा चिट्ठा दिख रहा हूं, कितना सुंदर दिखता हूं। और जो नवल नारायण ने अपने चेहरे पर 4-5 तरह के रंग आते जाते दिखे खैनी मुंह में डलने के बाद, नवल नारायण ने सोचा, ये बच्चे को कहते हैं लोग कि हमारी औलाद है, और हमारे और मित्तल प्रसाद की पत्नी के पाप की पैदाइश है, इसको लोग कहते हैं। खास करके ये मित्तल प्रसाद का भाई कहता है, सब जगह प्रचारित कर रहा है। तो हम खैनी खाते हैं तो ऐसा मुंह बनाते हैं, आई लइकवों का मुंह मेरे से मिलता जुलता है, अगर इसके मुंह में खैनी डाले तो इसको कैसा लगेगा। तो इसके बाद नवल नारायण ने ना उस बच्चे के मुंह में खैनी डाल दिया। अब खैनी तो वो रखना चाहते थे उसके ओठों के नीचे, लेकिन बच्चे ने अचानक से बड़ा सा मुंह फाड़ के चिल्लाया, बस नवल नारायण के हाथ से खैनी सीधे छिटक करके गिर गया उसके मुंह में, और वो सीधे चला गया कंठ में। और जब बच्चे के मुंह में खैनी जैसी चीज जाए तो उसे जोर से खांसी आने लगी और वो रोने भी लगा, और रोने लगा तो और पूरे गले में जाकर के खैनी फंस गया। और जब खैनी फंस गया तो बच्चे को आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगी। अब उसे लगा कि उसकी सांस नहीं आ रही है। अब नवल नारायण अचानक से डर गए। अब जब डर गए तो उन्होंने उसका मुंह बंद कर लिया। अब मुंह बंद कर लिया तो देख रहे हैं कि बच्चा अचानक से बहुत घबरा रहा है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। तब नवल नारायण ने तकिया का सहारा लेकर के उसको बढ़िया से उसका मुंह दबा लिया। तो जनार्दन चाचा बोले, मतलब ये प्लानिंग के साथ नवल नारायण नहीं गए थे कि इसको मार देंगे। मैं बोला, नहीं जनार्दन चाचा, ये प्लानिंग करके नहीं गए थे कि आज इसको मार देंगे। उसको मार देंगे ये ख्याल था उनके मन में, ये आता था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, लेकिन आज ही हटाना है ये उनके ख्याल में नहीं था। नवल नारायण उससे मुंह मिलाना चाहते थे अपना, कि जैसे अभी मेरे चेहरे पर इतने सारे रंग आए गए खैनी डालने के बाद, ऐसा ही रंग इस बच्चे के ऊपर भी आएगा जाएगा क्या। खैनी डालूंगा तो ये कैसी प्रतिक्रिया देगा। और वहां से हो गया सब गड़बड़। कई बार वो हो जाता है जो आप सोचते नहीं है, जिसकी आप कल्पना नहीं किए हैं। लेकिन नवल नारायण को इससे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि नवल नारायण तो आज नहीं तो कल ये काम करने ही वाले थे। ये अलग बात है कि ऐसे वो मित्तल प्रसाद की पत्नी से पहले सहमति लेते, दोनों मिलकर बातचीत करते, उसके बाद ये करते 10 दिन में। करने का प्लानिंग नवल नारायण का था, लेकिन जो हो गया वो एक अचानक अपने आप होता चला गया। तो जनार्दन चाचा बोले, बेहुदा किस्म का आदमी तो नवल नारायण है ही। जो आदमी एक बच्चे के मुंह में खैनी डाल सकता है, 5-6 महीने के बच्चे के मुंह में। मैं बोला, बेहूदगी नवल नारायण की देखिए जनार्दन चाचा, और उसके बाद उसकी मां को पहली बार में एक घबराया हुआ आदमी क्या बहाना बना रहा है। वो ये बता रहा है कि मैं खैनी बना के रखा था पलंग पर और इसने उठा के अपने मुंह में डाल लिया। संजय भैया बोले, एकदम बेहुदा बहाना। लेकिन नवल नारायण को ये काम करना था, और मित्तल प्रसाद की पत्नी को भी ये समझ आ गया था कि ये करना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के मुश्किल हालात हो सकते हैं। कहीं गांव वाला ये ना कह दे कि दोनों चेकिंग कराओ, ये तुम्हारा बाल बच्चा है कि नहीं, क्योंकि गांव में धीरे धीरे हल्ला फैलने लगा था। और मित्तल प्रसाद की पत्नी और नवल नारायण को पता था कि ये हमारे पाप के कारनामे की पैदाइश है, ये उसका प्रमाण है। मैं बोला, बिल्कुल संजय भैया और जनार्दन चाचा, ये उन दोनों के पाप का प्रमाण था, और वो चाहते थे कि दुनिया में इस पाप का कोई प्रमाण हमारे ना मिले किसी को। ये हंगामा हो रहा है, तो इसीलिए मित्तल प्रसाद की पत्नी जो उस बच्चे की मां थी, उसके बाद भी उसने नवल नारायण का साथ दिया, और अंततः उस बच्चे को मित्तल प्रसाद के साथ मिलके, बच्चा बीमार हुआ और ये देखो मैं इलाज करने आया था, इसकी तबीयत खराब हुई और ये मर गया। ये बहाना बना के, नाटक बना के नवल नारायण ने मित्तल प्रसाद को तो समझा लिया,
नवल नारायण के कहने से मित्तल प्रसाद नहीं समझे हों, लेकिन अपनी पत्नी के खिलाफ जाने का मित्तल प्रसाद को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। संभवतः वो प्रेम में इतने मगन थे अपनी पत्नी के, ऐसी बेवफा पत्नी के। तो जनार्दन चाचा बोले ये तो मित्तल प्रसाद के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, दोस्त भी दगाबाजी कर रहा है, पत्नी भी बेवफाई कर रही है, और इन दोनों हरामजादों ने मिलके मित्तल प्रसाद को ऐसा धोखा दिया कि उस बेटे को एक मार भी दिया, एक बच्चे को। मैं बोला जनार्दन चाचा अपनी डायरी में नवल नारायण लिखते हैं उसके बाद कि मित्तल प्रसाद का वो पुत्र जिसको मैंने खैनी खिलाया था और उसके बाद वो मर गया था दम घुटने से, मुझे अक्सर याद आता है। रात में मेरी नींद खुलती है और मैं पसीना पसीना हो जाता हूं, मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ी हुई होती है। मुझे लगता है जिस तरह मैंने उस बच्चे को दफनाया था मित्तल मित्तल प्रसाद के साथ मिलके, मुझे कई बार सोते में लगता है कि वो बच्चा अपनी कब्र में से निकल के मेरी तरफ आ रहा है और मेरा गला दबा रहा है, और मेरा मुंह वो वैसे ही अपने हाथ से दबा लेता है, मेरे मुंह पर वैसे ही तकिया रख देता है जैसे मैंने उसके मुंह पे रख दिया था। और यहां से नवल नारायण के अंदर एक भय का सिहरन पैदा होता है, और ये नवल नारायण के अंदर जो ये डर पैदा होता है, उस बच्चे का खौफ पैदा होता है, जो उस बच्चे के साथ उन्होंने अतीत में किया है वो कर्म उनका पीछा करता है। और बाद में नवल नारायण इसे अपनी बीमारी का नाम देते हैं, बोले मैं दिल का मरीज हूं। नवल नारायण सोए सोए में अचानक ऐसा स्वप्न देख करके डर जाते हैं, और अक्सर डर जाते हैं। अक्सर हर 10वें 15वें दिन में उनको ऐसा स्वप्न आता है, उनका किया हुआ पाप नवल नारायण का पीछा करता है और पूरी जिंदगी करता है। लेकिन अब ये नवल नारायण ये डर अपना किससे बताएंगे? ना तो ये डॉक्टर को बताएंगे, ना ये अपनी पत्नी माया को बताएंगे, ना अपने किसी यार दोस्त को बताएंगे। तो नवल नारायण इसको एक बहाना बनाते हैं कि मैं दिल का लगता है मरीज हो रहा हूं, मुझे बहुत बेजोड़ पसीना आता है, पसीने से मेरे शरीर का रोया रोया भीग जाता है, मेरी धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती है, मेरा बीपी बहुत बढ़ जाता है, और यह अचानक सोए सोए में होता है। तो जनार्दन चाचा जो उसरी में डॉक्टर साहब थे ना, विद्याभूषण जी, उन्होंने कहा था कि नवल नारायण जी ये पूरी तरह से हृदय रोग का लक्षण है। तो नवल नारायण बोले ऐसा? कहा? तो नवल नारायण फिर अपना ईसीजी कराते हैं डॉक्टर साहब के कहने पर, लेकिन बीमारी कोई होगा तो ना आएगा सामने। तो नवल नारायण की कोई बीमारी सामने नहीं आती है, कोई हृदय रोग की पहचान नहीं होती है। लेकिन नवल नारायण ने अपने आप को स्व घोषित, अपने आप से ही घोषित कर देते हैं कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, हृदय रोगी हूं मैं, और इस तरह से मुझे पसीना तड़तड़ा के आता है, मेरी धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, बीपी अचानक से बढ़ जाता है, किसी भी समय में मेरा हार्ट फेल हो सकता है, ताकि पूरे दुनिया को ब्लैकमेल कर सके, ताकि नवल नारायण आगे कुछ भी गलती करते रहे तो आप जोर से बोलिए मत, जोर से नवल नारायण को डांटिए और समझाइए मत, वो हार्ट के पेशेंट है भाई, मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये है जनार्दन चाचा, ये नवल नारायण का पाप उन्हीं दिनों से उनका पीछा कर रहा है। और नवल नारायण ने इसके ऊपर लगभग 15 पंक्तियां लिखी हैं, जिसका निचोड़ मैंने कह दिया कि वो बच्चा लगता है जैसे वो छोटा सा बच्चा 6 महीने का मित्तल प्रसाद का मेरा पीछा कर रहा है, वो वैसे ही मेरा नाक मुंह दबाने आता है जैसे मैंने उसका दबाया था, और मेरे मुंह पर लगता है अचानक से उसने तकिया रख दिया, जहां मैंने उसे कब्र में दफनाया था, मुझे लगता है वहां से वो बच्चा उठता है और ऐसे आके हरकतें कर जाता है, और उसके बाद जब मेरा नींद खुलता है तो मैं अपने आप को पसीने से लथपथ पाता हूं, मेरी धड़कनें बहुत तेज बढ़ी होती हैं और मेरा बीपी बहुत तेज बढ़ा होता है, मुझे लगता है बस अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। और ये मेरे साथ अक्सर हो रहा है।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इससे कैसे मुक्त हो पाऊंगा और कभी मुक्त भी हो पाऊंगा कि नहीं। तो जनार्दन चाचा कहते हैं ये नवल नारायण कभी इससे मुक्त नहीं हो पाएगा रंजन बाबू। और ये नवल नारायण का हार्ट का प्रॉब्लम तो हम हूं जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि नवल नारायण के ये हार्ट के बीमारी के पीछे ये कारण है। तो मैं बोला जनार्दन चाचा आपकी जानकारी में हमने नई वृद्धि करी ना। ये नवल नारायण के हृदय की धड़कन बढ़ने का और रात में पसीने से तड़तड़ा करके उठने का और बीपी बढ़ने का असली कारण है, क्योंकि नवल नारायण का वो पाप सामने आ जाता है। वो बच्चा एक जीवंत तस्वीर बन के इनके सामने आ जाता है और इनको लगता है कि वो बच्चा कब्र से निकल करके आके मेरे मुंह में खैनी डाल करके और मेरा नाक मुंह गला वैसे ही दबा रहा है जैसे मैंने उस बच्चे के साथ करा था। तो संजय भैया कहते हैं कि बहुत बेशरम इंसान है नवल नारायण। रंजन बाबू इसके आगे का कहानियां बताइए। तो हमने कहा संजय भैया अब गदाईपुर से पचनामा चलते हैं, जहां नवल नारायण की पत्नी पेट से थी। समय पंख लगा के उड़ जाता है और उस दिन हंस जी पचनामा में ही मौजूद थे। अमावस्या की आधी रात और माया को प्रसव पीड़ा हो रही है दिन से ही, और हंस जी हाथ जोड़ के दुआएं कर रहे हैं कि हे भगवान, अमावस्या के दिन ये बालक ना जन्मे, अगले दिन जन्मे तो ठीक है। तो जनार्दन चाचा बोले ये क्या है रंजन बाबू। मैं बोला क्योंकि हमने बताया ना जनार्दन चाचा, हंस जी एक ज्योतिषाचार्य भी थे। तो उनको पता था कि अमावस की रात को जो जन्मता है वो अपने पूरे कुल का विनाशक होता है। अमावस्या की रात को जो जन्मे वो पूरे पितृगणों का नाम जो है खराब करता है, चोर चुहाड़ होता है, भयंकर किस्म के अवगुण लेके आता है और अपने दादा के कुल का और ममहर के कुल का, दोनों कुल का नाश करता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि उस बच्चे का जन्म भी ननिहाल में ही हो रहा था। तो हंस जी को लग रहा था ये बालक आज न जन्मे तो ठीक है, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर थी। जैसे ही रात के 11:55 होते हैं, अमावस्या की आधी रात, बिल्कुल आधी रात, उधर माया के कराहने की आवाजें गूंज रही हैं। प्रसूति गृह में दाई और हंस जी की पत्नी लगी हुई हैं और बिल्कुल रात्रि के 12 बजे जब घड़ी की सुइयां 12 बजाती हैं तो हंस जी को पता चलता है कि एक भागीरा पैदा हुआ है। हंस जी जिस बात से डर रहे थे कि आज की रात टल जाए, लेकिन नहीं, वो रात नहीं टली और हंस जी के घर में नवल नारायण की पत्नी माया एक बच्चे को जन्म देती है। और इस बच्चे के तो कई संभावित पिता हो सकते हैं। नबी मियां भी हो सकते हैं, कंस जी भी हो सकते हैं, और विष्णु पठकवा भी हो सकता है, और वो गांव का रतन भी हो सकता है। क्योंकि बच्चा जब गर्भ में आया था उस वक्त माया ने 15 दिनों में नबी मियां, रतन, कंस जी और नवल नारायण को बुलाया गया था स्पेशली, अगर आपको कहानी याद हो। तो जनार्दन चाचा बोले हाँ रंजन बाबू कहानियां याद है। तो मैं बोला इस बच्चे के तो 4 में से कोई भी पिता हो सकते हैं, और ये कन्फर्म तो माया भी नहीं बता सकती नवल नारायण की कि इस बच्चे का असली पिता कौन है। तो संजय भैया बोले ऐसे बालक को ना हरामी कहते हैं। तो मैं बोला बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किए हैं संजय भैया। तो नवल नारायण की माया ने ऐसे ही एक हरामी पुत्र को पैदा किया, जिसके पिता कौन है इसका निर्धारण तो सही ढंग से नवल नारायण की माया भी नहीं कर सकती। उसे भी नहीं पता कि इस बच्चे का असली पिता कौन है।
और ये बच्चा जन्म लेता है, जिसको हंस जी नाम देते हैं अर्णव, जो बच्चा इतिहास में आगे जाकर के कहाएगा अर्नौआ। तो जनार्दन चाचा पूछते हैं कि ये नावल नारायण का वही वाला बच्चा तो नहीं है ना? 1 मिनट में थोड़ा आपको डिस्टर्ब करके भविष्य के बारे में पूछ रहा हूं। ये जो बचवा उसरी बाजार में एगो हलवाई, ये जो एगो हलवैया था, तो संजय भैया बोले कौन हलवैया? तो बोले है नाम नहीं लेंगे हम। नावल नारायण का जो एक बेटा था ना, वो उसरी बाजार में एगो हलवाइन के फेर में जौहर खाया था जब वो इंटर में पढ़ता था। और उसरी बाजार में हल्ला ही फैलाए थे नवल नारायण, ये इंटर में फेल होने के कारण जहर खाया है। जबकि नवल नारायण का बेटा जो मिल दे आ रहा था ना, उसी को बता रहा था कि अरे नहीं, हम तो फलानिया के साथ है, उसका ब्याह काहे हो गया, हमारा उससे प्रेम संबंध चल रहा था पिछले 2 सालों से, हम उसके चलते खाए हैं। तो संजय भैया पूछने लगे जनार्दन चाचा से, अरे वो हलवैया का नाम बताइए ना। तो जनार्दन चाचा बोले अरे नाम तुम खुद ही गेस कर लो भाई, हम नहीं बतावेंगे। तो जनार्दन चाचा को संजय भैया बोले ओहो हम समझ गए, तो जहां नवल नारायण रहता था उसके सामने वाला, बगल वाला। तो जनार्दन चाचा बोला अब हमरा से हुकारी मत मरवाओ संजय, हमको कुछ नहीं कहना है, हम तो रंजन बाबू से सवाल पूछ रहे थे, तू काहे बीच में आ गए। तो संजय भैया हमसे पूछते हैं बताइए रंजन बाबू। तो हमने कहा हम जब वहां कहानी पर आवेंगे ना संजय भैया, तो थोड़ा धीरज धरिए, हम वहां पे आपको बतावेंगे। और बाकी जो जनार्दन चाचा हिंट दिए हैं, सही हिंट दिए हैं, और जनार्दन चाचा को मैंने ये समझाया कि ये जो अर्नौआ वही है। आप बिल्कुल सही पकड़े हैं जनार्दन चाचा, और ये सच में दोनों कुल को तारने वाला हुआ है। ये अर्नौआ ऐसे ऐसे कारनामे करेगा कि इधर दादा का कुल भी तर जाएगा और उधर ममहर का कुल भी तर जाएगा। और अगर अर्नौआ के कारनामे नहीं होते तो शायद आज नवल नारायण का कहानी में नहीं बता रहा होता, क्योंकि इन लोगों ने बहुत पाप किए थे और इनके पाप के घड़ा भर रहे थे बूंद बूंद करके। अर्नौआ उसमें ऐसा आया जो आप पैदा ही कुल को तारने के लिए हुआ था, तो उसने और इतने सारे पाप करके जल्दी जल्दी इस घड़ा को भर दिया कि घड़ा फूट गया और बहने लगा। तो जनार्दन चाचा बोले धन्य है नवल नारायण, धन्य है नवल नारायण के घर में पैदा हुआ ये अर्नौआ। तो संजय भैया बोले रंजन बाबू जब आप नवल नारायण के दूसरे पुत्र का नाम बता दिए है कि अर्नौआ है, तो पहले वाला का भी नाम बता दीजिए। मैं बोला जनार्दन चाचा और संजय भैया उस पहले पुत्र का नाम दत्त बाबू के घर में रखा गया था रंजीत, और उस बच्चे का नाम उसकी मां ने रखा था अमित। जिस बच्चे को हंस जी ने मौसी से छीन के मौसी को दे दिया था, उसकी मां से छीन के मां को मौसी, मौसी को मां बना दिया था, तब उस बच्चे का जो बच्चा जिंदा नहीं है, जो नवल नारायण का पुत्र है, मर चुका है, लेकिन हंस जी ने तो खेल किया है ना। हंस जी ने नवल नारायण को उस पुत्र को जिंदा रखा है, अपनी दूसरी बहन की गोद से एक बच्चा छीन के उसे कह दिया है कि ये नवल नारायण का पुत्र है। तो उस बच्चे को दादा के घर में जो नाम मिला हुआ था दत्त बाबू के घर में, वो था रंजीत, रंजीतवा। और यहां जो नाम मिला है उस बच्चे को उसकी मां द्वारा, वो है अमित। और अब ये नवल नारायण का दूसरा पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है अर्नौआ, अर्नव। ये नाम हंस जी ने रखा है। तो संजय भैया बहुत बड़का पंच मार दिया और कहे कि इसमें नवल नारायण का दोनों में से कौनो नहीं है। तो मैं बोला नहीं संजय भैया, 25% चांस है ना कि नवल नारायण भी इस बच्चे के पिता हो सकते हैं। ये अलग बात है कि है कि नहीं, ये तो पहले वाले बच्चे में तो नवल नारायण का कोई है ही नहीं, वो तो बच्चा नवल नारायण का मर चुका है। तो जाहिर सी बात है वो जो बच्चा जिसका नाम रंजीत है उसके पिता तो नवल नारायण है नहीं। लेकिन ये जो अर्नव पैदा हुआ है इसमें 25% चांस है कि नवल नारायण हो भी सकते हैं, लेकिन 25% ये भी चांस है कि ये कंस जी की पैदाइश है।
और 25% ये भी चांस है कि ये नबी मियाँ की तरफ से आया है, और 25% ये भी चांस है कि विष्णु पठकवा का है। अब ये तो माया भी नहीं बता सकती नवल नारायण की कि असल में किसका पुत्र वो खिला रही है, जिसके टिकट नवल नारायण के नाम से काट दिया गया है कि पिता का नाम अर्नौआ का कौन है, नवल नारायण। तो जनार्दन चाचा बोले लानत है साला इन सबके हरामजादों को, ये पूरी खानदान को, पूरे फैमिली को। तो हमने कहा बॉस अब आपने लानत भेज दिया, हम करते हैं अब आज का अध्याय को खत्म। तो जनार्दन चाचा बोले नहीं रंजन बाबू, हम इस लायक थोड़े ना लानत भेजे हैं। मैं बोला नहीं, हो गया 35 मिनट भी हो गया है, और आज घटना भी बहुत सारा बता दिया है, और इतना बताते बताते हमको भी प्रेशर लग गया है। तो ये अर्नौआ के जन्म के बाद का कहानी आपको आगे बतावेंगे अगले अंक में। अब आप लानत भेजा ही दिए हैं, तो संजय भैया आप भी जल्दी से लानत भेजिए ताकि हम जाके बाथरूम करके आए। तो संजय भैया बोले ये नवल नारायण का आज एक नया ही चेहरा हमारे सामने आया है। जब आप बाथरूम जाएंगे तो हम लोग कल्पना करेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे कि नवल नारायण मुंह में खैनी डालता था तो कैसा बेहुदा लगता था, कैसे अपना वोट खींच के खैनी दबाता था, और कैसे कोटिल मुस्कुराहट से मुस्कुराता होगा, और कैसा कैसा मुंह बनाता होगा उसके बाद। ये तो आपने एक नया सोचने के लिए हमको जरिया दे दिया है। और जिस नवल नारायण ने उस बच्चे की उधर हत्या करी उसको भी लानत है, और उधर कंस को तो लानत है। हो सकता है इस कंस की ही पैदाइश इधर हो और रहुआ। तो मैं बोला जनार्दन चाचा ऐसे तो भविष्य की कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये अर्नौआ के साथ कंस जी का बहुत बनता है, तो एक नेचुरल गठबंधन है प्राकृतिक। तो हो सकता है वो 15 साल के कंस की ही पैदाइश हो अर्नौआ, भाई बहन के पाप का खेल हो अर्नौआ। क्योंकि आगे चल के ये कहानी में आवेगा, कंस जी बहुत अधिकार के साथ उस अर्नौआ के साथ पैसा भी मांगने जाते हैं, चल लाओ अर्नव मुझे भी पैसा दो। क्यों? क्योंकि मैंने जो सुअर की तरह अपनी औलाद पाली है, उनको पालने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो अर्नौआ से आगे उधारी भी लेते हैं कंस जी, और जो उधारी नहीं लौटाते हैं तो माया फिर बड़ा चिढ़ती है बाद में। ये कहानी भविष्य के गर्भ में है जनार्दन चाचा, वो बाद में बतावेंगे। लेकिन अर्नौआ के साथ कंस जी का बनता बहुत है, तो ये कह सकते हैं कि दोनों पिता पुत्र हो सकते हैं। संजय भैया जनार्दन चाचा बोले लानत है साला इन सब हरामजादों को, आप जल्दी से जाइए तो, और जल्दी से आइए ताकि सिलसिलेवार आप इसके बाद आगे का कहानी हमको फिर से बताइए। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से बाथरूम करके आइए लघु शंका। तो हमने कहा जनार्दन चाचा और संजय भैया हम आते हैं लघु शंका करके, और साथ में आते हैं चाय या कॉफी लेकर के। बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे? तो संजय भैया बोले कॉफी चलेगा रंजन बाबू। तो हमने कहा बस, तो मैं अभी लघु शंका करके भी आता हूं और कॉफी लेकर के भी आता हूं, फिर आपको बताएंगे आगे की कहानी। और आप लोग तब तक लानते भेजिए। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया उधर लानते भेज रहे थे, और वो लोग आपस में चर्चा करने लगे। नवल नारायण का वो चेहरा याद करने की कोशिश करने लगे आपस में बात करके, क्योंकि दोनों नवल नारायण को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नवल नारायण कितना बेहुदा दिखता है। जब वो खैनी खाते के लिए वोट खींचता है, उसमें खैनी दबाता है और फिर कुटिल मुस्कुराता है। और मैं चल देता हूं बाथरूम करने लघु शंका के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हर अध्याय की समाप्ति में वक्ता को जाना पड़ता है लघु शंका। तो आप सभी व्यूअर्स हैं समझदार, आपको पता है जनाब कि मैं हूं रंजन कुमार, और अब मैं कह के चला जाऊंगा कि आपको सप्रेम नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और जब अगला बार में जब तक कहानी बताने नहीं आता हूं तब तक करिए ना जनाब इंतजार। मिलते हैं फिर 22वें अंक में इसके शुक्रवार को। तब तक के लिए सप्रेम नमस्कार।